तत्व के बारे में पढ़ेंगे। आपने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे जैसे कपास और जूट के बारे में पहले पढ़ा है, कक्षा 6 में हम पढ़ा चुके हैं। इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन और रेशम को प्राप्त करने वाली विधि और उससे कैसे वस्त्र बनते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो उसके सबसे पहले आता है पौधों और जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधों और जंतुओं से प्राप्त रेशे में जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं उसे बोलते हैं पादप रेशे। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को कहते हैं पादप रेशे। जैसे कि कपास के पौधों के बिनौले से रुई, पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास का पौधे के ऊपर जो व्हाइट होता है, रुई जैसा दिखाई देता है, उससे क्या बनता है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं उससे। और उस कपास के रेशे का प्रयोग हम लोग चादर बनाने में, कागज, पर्दा और सूती कपड़ा बनाने में करते हैं। इसी प्रकार से पटसन या सनई के पौधों के तनों से जूट का रेशा प्राप्त होता है। उस जूट के रेशे से फिर रस्सी, बोरा, थैला ये सब बनते हैं। तुम इन सबको लिख डालो। उसके बाद हम जांतव रेशे के बारे में बताते हैं। दूसरा है जांतव रेशे। जांतव माने होता है जंतु, तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को ही हम लोग जांतव रेशे कहते हैं। ऊन व रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। ऊन और रेशम ही प्रमुख जांतव रेशे हैं। और ऊन किससे मिलती है और रेशम किससे प्राप्त होता है? ऊन के जो रेशे होते हैं याक, भेड़, बकरी और ऊंट, इनसे इनके बालों, शरीर में जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। और रेशम जो होता है, रेशम का जो धागा होता है वो रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। कॉपी में फिर हम आगे बढ़े। इसी में आगे टॉपिक है ऊन प्राप्त करने वाले जंतु। ऊन किस किस जंतुओं से प्राप्त होती है उसके बारे में। जम्मू और कश्मीर में अंगूरा बकरी और कश्मीरी बकरी पाई जाती है। इसके शरीर में जो बाल होते हैं इसको निकाल कर उससे हम लोग ऊन के रेशे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अंगूरा बकरी जो होती है वो जम्मू में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिससे कि अंगूरा ऊन बनती है। और कश्मीरी बकरी जो होती है वो कश्मीर में पाई जाती है और इससे पश्मीना की शॉल बनाई जाती है। इसके बालों के रेशों से पश्मीना की शॉल बनाई जाती है। इसी क्रम में तिब्बत और लद्दाख में याक और भेड़ जो बाल वाले जानवर हैं वो ये है याक और भेड़, इनके बालों से ऊन के धागे प्राप्त किए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में लामा और अल्पिका है। इन जानवरों से भी ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और फिर उसके बाद कई चरणों में जाकर वो जो अभी इसके हम पिक्चर्स आप लोग को बताएंगे तो उसमें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखो, ये घने बालों वाली भेड़ दिखाई दे रही है, याक। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत और लद्दाख में। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका में लामा है ये और अल्पिका जो हमने बताया, इनके शरीर में बाल दिखाई दे रहे ना, इन्हीं बालों से ऊन प्राप्त की जाएगी। ये अंगूरा बकरी है जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे अंगूरा ऊन बनती है। और ये कश्मीरी बकरी है जिससे कि पश्मीना की शॉल बनाई जाती है। तो ये सब जानवर हैं जिनके लंबे लंबे बाल हैं, इनसे पहले बालों को काटा जाता है, फिर इससे इनके बालों से ही ऊन प्राप्त की जाती है। इसी में आप कॉटन और सनई के पौधे को भी देखते हैं। ये कपास का पौधा है, इससे रुई बनेगी और रुई से फिर सूती कपड़ा, चादर, जो हमने बताया पर्दा वगैरह बनता है। इस रुई को इकट्ठा करके, रुई सब दिख रही ना, इसको इकट्ठा करके विभिन्न चरणों में इससे सूती कपड़ा बनता है। तो जो अब कपड़ा दिखाया जाएगा वो बनेगा। पौधा है, इससे जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अभी ये पौधा लगा हुआ है तो ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। जब ये सूख जाता है तो ये ब्राउन से कलर का होता है, ये लगता है। उसके बाद इसको काट कर जूट के रेशे बनाए जाते हैं। तो जूट के रेशों से रस्सी, बोरा बनते हैं। इसी में आगे है ऊन तैयार करने की विधि। ऊन
किस तरह के बालों से बनती है इसके बारे में बताएंगे। जिस तरह मनुष्य के बाल, सिर के बाल अलग होते हैं, उसकी क्वालिटी अलग होती है, और त्वचा में पाए जाने वालों की क्वालिटी मुलायम होती है, इसी प्रकार से भेड़ है, याक है, इन सब जानवरों के जो शरीर में बाल वाले जंतु हैं, उनके बाल भी दो तरह के होते हैं। जो दाढ़ी वाले बाल होते हैं वो रूखे होते हैं, और शरीर के जो बाल होते हैं वो मुलायम तंतु रूपी होते हैं। जो मुलायम तंतु रूपी बाल होते हैं उसी से ऊन के रेशे बनते हैं। अब चूंकि हमको पता चल रहा है कि भेड़ को पालना कितना जरूरी है, अगर हम भेड़ पालते हैं तो उससे कितना हमारा ऊन प्राप्त होगा जो हम मार्केट में बेचेंगे, और हमको कितना फायदा होगा। तो उसके लिए भेड़ को, किस प्रकार की भेड़ों को पाला जाता है, कैसे उनका प्रजनन करा के इनकी संख्या को बढ़ाया जाता है, इसके बारे में बताऊंगी। भेड़ जो होती है शाकाहारी होती है, घास और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। घरेड़िए इन्हें हरे चारे कहते दाल, मक्का, ज्वार, फली खिलाते हैं, जिससे कि इनकी रेशों की गुणवत्ता, उनका पोषण, जलवायु और उचित देखभाल पर निर्भर करती है। ये सब खिलाएंगे तो उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। तो इसके लिए भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग, जो अच्छी नस्लों वाली, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा बाल होते हैं, उन भेड़ों का ही उपयोग वो लोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने में करते हैं। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को ही हम लोग वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। वर्णात्मक प्रजनन की परिभाषा आप लोग को किताब से देखनी है, तो जरा उसको, जिसमें हमने अंडरलाइन किया है उसको आप लोग उतार लेंगे। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को ही वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अब आगे है भेड़ की रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। उसमें सबसे पहला चरण आता है भेड़ों के बालों की कटाई। जो भेड़ हमने तुम्हें वो बताया अभी कि दो तरह के बाल होते हैं, एक तो दाढ़ी वाले बाल, दूसरा उसके त्वचा के तंतु रूपी बाल। तो जब वो लोग त्वचा के तंतु रूपी मुलायम भाग को काट लेते हैं, तो उसके बाद उसकी बालों को जब बहुत सारे घने घने वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही ऊन के रेशों की कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल को उतारने के लिए मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण में न रहने पर कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। ठीक है, इसी के आगे चित्र देख लेते हैं, जो बताते हैं किस तरह से भेड़ों का बाल, बड़े बड़े बाल दिखाएंगे, उसके बाद में छटाई कैसे होती है, उनकी कटाई कैसे करते हैं वो बताते हैं। ये भेड़ दिखाई दे रही है, इसमें बाल देखो कितने ज्यादा घने दिखाई दे रहे हैं। अब ये घने बाल शरीर से उतार लिए जाएंगे। इसके लिए मशीन का ही प्रयोग करते हैं। इसे काटने के लिए वो लोग मशीन का प्रयोग करते हैं, और इसी को कहते हैं ऊन के रेशों की कटाई करवाना। सेकेंड स्टेप क्या है इसमें? अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या होता है? कटाई जब हो गई तो कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। इनको जो कटाई कर ली जाती है तो उसे धो दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो गर्द हो, चिकनाई हो, धूल हो, वो सब निकल जाए। यह क्रिया ही अभिमार्जन कहलाती है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा भी किया जाने लगा है। थर्ड स्टेप आता है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है। छटाई का यह काम हाथों से भी हो सकता है और मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। फिर चौथे चरण में आते हैं कताई पर। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। फिर रंगाई। भेड़ों और बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले रंग के होते हैं, भूरे होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। तो विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई कर दी जाती है, जिससे कि रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। स्टेप है इसका लास्ट स्टेप है ऊनी धागा बनाना।
रंगाई के बाद प्राप्त इन रेशों को सुलझा लिया जाता है और सीधा कर लिया जाता है। फिर लपेट कर उससे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। तो ये 6 विधियां जो हैं वो ऊन के बनाने की हैं। लास्ट में ऊनी धागा इससे फिर बन जाता है। इस तरह से ऊनी धागा बना दिया जाता है और उसको गोलों में बांध दिया जाता है। ये कलर में देखो रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं। बकरी और उससे तो केवल हमको सफेद, काला या ब्राउन कलर का मिलता है, लेकिन रंगाई के बाद ये कलर अलग अलग कलर की ऊन प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको ऐसे गोला बना के फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। इसके बाद है ऊनी कपड़ों की उपयोगिता। मनुष्य ऊन का उपयोग स्वेटर, शॉल, कंबल, लोई, टोपी, जैकेट आदि बनाने में करता है। ऊनी वस्त्रों से ठंड से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, जो ऊष्मा की कुचालक होती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और हमको ठंड नहीं लगती है। कालीन, गलीचे, पावदान तथा अन्य घरेलू सामग्री भी इसी से बनाई जाती है। ये इसकी उपयोगिता जो बताई गई है उसी के चित्र हैं, उसको देखो तुम लोग। इसके बाद हम तुम लोगों को होमवर्क देते हैं, उसे करो और नेक्स्ट वीडियो में हम रेशम के कीट के बारे में पूरा जानकारी देंगे। जानकर रेशम ने बताया था कि भेड़, याक और बकरी के बालों के से ऊन का उत्पादन होता है। उसी के क्रम में रेशम के बारे में पढ़ेंगे। रेशम का जो धागा बनता है वो किससे बनता है? यह एक प्राकृतिक रेशा है जो कि बहुत आकर्षक, हल्का और सुंदर होता है, मजबूत होता है। और ये धागा जो होता है वो रेशम के कीट से बनता है। इसमें मादा कीट जो होती है वो शहतूत की पत्तियों पर उनका पालन किया जाता है और शहतूत की अरंडी की पत्तियों पर ये लोग अपने अंडे देती है। मादा कीट जो होती है एक बार में सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है, जो कि इसके पश्चात बदलने लार्वा में बदल जाता है। लार्वा जब सफेद रंग की रचना होती है, इस तरह का दिखता है। ये लार्वा है जो व्हाइट कलर का होता है, इसको इंग्लिश में कैटरपिलर कहते हैं। ये शहतूत की निचली सतह पर चिपका रहता है और शहतूत की पत्तियों को खाता है। 4 से 6 हफ्तों तक ये शहतूत की पत्तियों खाकर अपनी वृद्धि कर लेते हैं। इसके लार्वा में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसको रेशम ग्रंथि कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का चिपचिपा प्रोटीन युक्त पदार्थ स्रावित करती है, जो कि जब ये 4 से 6 हफ्ते के बीच में पत्ती खाना बंद कर देते हैं, तब ये लार्वा होता है वो अपने चारों तरफ धागे को लपेटता चला जाता है। आगे से लेकर पीछे तक 8 की आकृति में धागे को लपेटता चला जाता है और इसका जो लार्वा होता है वो किसमें, इसके अंदर प्यूपा में विकसित हो जाता है। इस पूरी रचना को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। तो जो बाहर का धागे नुमा जो रचना दिखाई दे रही है वो हवा के संपर्क में आकर सूख जाती है और रेशम के धागे में बदल जाती है। और प्यूपा जो अंदर है वो बाद में वयस्क होकर इसको कोकून को काटता हुआ, तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और किसमें बदल जाता है? रेशम के कीड़े में बदल जाता है। इसी प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। अब इसी के आगे में हम लोग रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी देंगे। रेशम के धागे का आविष्कार जो हुआ था सबसे पहले चीन में हुआ था और आज भी सर्वाधिक उत्पादन चीन में ही किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में भी इसका उत्पादन होता है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और आसाम में रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में भी नैनीताल और हल्द्वानी भी रेशम कीट पालन में अग्रणी है। असम और झारखंड में कई किसान का प्रमुख व्यवसाय रेशम कीट पालन भी है और रेशम कीट पालन के विज्ञान को रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहते हैं। क्या करते हैं ये लोग? जो किसान लोग होते हैं वो सबसे पहले पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। मादा कीट आकार में बड़ी होती है, एक बार में 1000 अंडे देती है।
किसान द्वारा इन कीटों को सफलतापूर्वक कागज में या कॉटन के कपड़े में इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। जो किसान है वो रेशम कीट पालकों को इसको बेच देते हैं। अब कीट पालक जो होते हैं वो इन अंडों को कीट पालक घर होता है, बना होता है स्पेशल, वहाँ पर उचित नमी और ताप में इसको रख देते हैं और जिससे कि अधिक से अधिक अंडों से अधिक से अधिक लार्वा निकल जाए। लार्वा के आगे के विकास के लिए वो एक बांस की गोल सी ट्रे बनाते हैं जिसमें कि शहतूत की पत्ती रख देते हैं और इस लार्वा को रख देते हैं और वो लार्वा जो है कैटरपिलर इन पत्तियों को खाते रहते हैं और ग्रोथ कर लेते हैं। जैसे 4 से 6 हफ्तों के बीच में हमने बताया था, जब इन लोग पत्ती खाना बंद कर देते हैं तो कोकून बनाने के लिए बांस के कक्षों से बाहर निकलने लगते हैं। इसके लिए बांस की ट्रे में छोटी छोटी रैक या टहनियां रख दी जाती हैं जिससे कि कोकून जुड़ जाते हैं। अब जब पूरा कोकून बन जाता है तो वो उसको इकट्ठा कर लेते हैं जिससे कि कीट उसमें से डेवलप प्यूपा जो है वो बाहर ना निकलने पाए। उससे पहले ये लोग पूरे कोकून को इकट्ठा कर लेते हैं और उबलते पानी में 10 से 15 मिनट तक इसको डाल देते हैं। इससे कोकून के चारों ओर लिपटा हुआ जो रेशा हमने बताया था चित्र में कि चारों से चिपचिपा पदार्थ लपेट लेते हैं धागे जैसा, वो क्या होता है पूरा उसमें पानी में घुल जाता है और रेशम का धागे जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस प्रकार का जो रेशम होता है वो बहुत अधिक लंबा होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। प्यूपा से वयस्क कीट जब बन जाता है तो कोकून के रेशम को काटते जब बाहर निकलता है जब वो रेशम का धागा अच्छा नहीं होता, वो निम्न क्वालिटी का, क्योंकि रेशम का धागा बाहर निकल रहा है तो उन धागों को काट देता है, कई टुकड़ों में मार देता है, तो वो उतना लंबा नहीं निकल पाता। इसलिए वो लोग उसको प्यूपा से बाहर निकलने से पहले, रेशम का कीट बनने से पहले ही कोकून को लेकर क्या करते हैं, गर्म पानी में वो लोग डाल देते हैं। रेशम के उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रीलिंग, रेशम की रीलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से लेकर 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर लंबा रेशम का धागा बनाया जाता है। रीलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो विशेष प्रकार की मशीन द्वारा भी करते हैं और रेशम के धागों को सुंदर सुंदर रंगों में रंगाई कर दी जाती है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों को रेशमी वस्त्र बुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्ती पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, पूसा सिल्क, एरी सिल्क आदि भी प्राप्त किए जाते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे रेशम की उपयोगिता। रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। रेशमी वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं, इसलिए इनके बने वस्त्र का उपयोग किसी भी मौसम में बहुत अधिक मात्रा में होता है। भारत में रेशमी धागों से बनी रेशम की बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी अत्यधिक प्रचलित है, जिन्हें विशेष अवसरों पर पहना जाता है। रेशम से अन्य वस्तुएं कौन कौन सी बनती है, पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टांके आदि भी इसी से बनाए जाते हैं। रेशम से संबंधित जितना भी है वो हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और बेटा अपना होमवर्क जो दिया जाता है उसे तुरंत किया करके शाम तक जरूर दिखाएं। वीडियो दिखाया जाएगा, उसको देख लोगे तो तुम्हें जो हमने पढ़ाया है वो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।